नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्रायः कमजोर राजा की हत्या कर उसके सिंहासन पर अपना वर्चस्व हासिल कर नया राजवंश प्रतिस्थापित होता रहा है। अतीत में ऐसे कम ही उदाहरण हैं जब किसी स्थापित अयोग्य प्रशासन को स्वयं जनता ने उखाड़ फेंका हो और अपने लिए सुयोग्य राजा को चुना हो। महाभारत के शांति पर्व में राजा वेन और उनके पुत्र वैन्य अथवा पृथु का उल्लेख मिलता है। राजा वेन ने विलासिता और राग रंग में डूबकर प्रजा की उपेक्षा कर दी, तब विद्रोह हुआ। राजा वेन को पदच्युत कर राजा वैन्य को इस आश्वासन के बाद सिंहासन दिया गया कि वे राजकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। महाकाव्यों के युग के पश्चात अधिकांश राजतंत्र रक्तपात से ही सिंहासन पाते रहे हैं। इसी के दृष्टिगत शिशुनाग राजवंश इसलिए भिन्न है क्योंकि इस बार राजा वंशानुगत नहीं था, लोकप्रिय था, लोक आग्रह पर बनाया गया था। बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे शासकों की वीर गाथाओं से सजी हर्यंकों की राजनीति में सबसे बड़ा कलंक था हर राजा का अपने पिता की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त करना। सिहली ग्रंथों की माने तो हर्यंक वंश के शासकों में अजात शत्रु से लेकर नागदशक तक सभी को अपनी पिता की हत्या करने के पश्चात ही सिंहासन हासिल हुआ। इसी बात से क्रोधित पाटलिपुत्र के नागरिकों ने हर्यंकों की सत्ता विद्रोह द्वारा पलट दी तथा तत्कालीन अमात्य शिशुनाग को अपना समर्थन दिया और अगला शासक घोषित कर दिया। भारतीय इतिहास का अल्प चर्चित इसलिए अल्प ज्ञात पन्ना है शिशुनागों का। कौन थे शिशुनाग, कैसे स्थापित किया उन्होंने अपना राजवंश, क्यों इतने लोकप्रिय थे शिशुनाग? इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं साहित्यिक साक्ष्यों से जुड़े एक विवाद की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। वस्तुतः पुराणों में शिशुनाग वंश को बारहद्रथ वंश के पश्चात स्थान दिया गया है और इस तरह भगवान बुद्ध के समकालीन बिंबिसार को शिशुनाग वंशोत्पन्न बताया गया है। इसके विपरीत बौद्ध ग्रंथ महावंश में शिशुनाग को एक पृथक वंश का संस्थापक बताया गया है और तिथि क्रम के अनुसार हर्यंकों के पश्चात रखा गया है। नवीनतम शोधों के उपरांत शिशुनाग वंश की हर्यंकों से पृथक उपस्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 412 ईसा पूर्व शिशुनाग को सत्ता मिली थी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि महावंश के अनुसार शिशुनाग किसी लिच्छवी राजा की गणिका पत्नी से जनित पुत्र थे। पुराणों की माने तो वे क्षत्रिय थे। निस्संदेह शिशुनाग शक्तिशाली शासक थे। प्रशासन पर पकड़ हासिल करने के दृष्टिगत पाटलिपुत्र के स्थान पर एक गढ़ के रूप में अधिक सुरक्षित गिरिव्रज में वे अपनी राजधानी को ले आए। मत्स्य पुराण के अनुसार शिशुनाग ने बनारस में अपने पुत्र को प्रशासक नियुक्त किया और स्वयं गिरिव्रज से शासन प्रबंधन करने लगे। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। द्वात्रिंशत् पुत्तलिका के अनुसार वैशाली दूसरी राजधानी नंद युग तक बनी रही थी। वैशाली में उत्पन्न होने के कारण राजा शिशुनाग का उस नगर के प्रति मोह स्वाभाविक था। शिशुनाग के शासन समय की सबसे बड़ी विशेषता अवंती के प्रद्योतों का संपूर्ण विनाश था। अवंती विजय के पश्चात उसने वत्स क्षेत्र को भी मगध में मिला लिया। इस तरह वत्स और अवंती के मगध में विलय से पश्चिमी देशों से व्यापार का मार्ग खुल गया। आज के भूगोल पर यदि इसे समझना चाहें तो शिशुनाग ने मगध को बंगाल की सीमा तक फैलाया और दक्षिण में मालवा तक के विशाल भूभाग पर उसने अधिकार कर लिया था। लगभग 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु हुई। शिशुनाग के पश्चात राजा बने कालाशोक की चर्चा इतिहासकार बहुत जोर शोर से करते हैं। कुछ लोग इसे काकवर्ण भी बताते हैं। यह शिशुनाग का बेटा था जो मगध का शासक बना। कालाशोक ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक शासन के 10वें वर्ष में भगवान बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। इसी समय उनके तत्वावधान में वैशाली के बालिका राम विहार में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई। महावंश के अनुसार इसमें यश नाम के थेर ने
प्रमुखता से भाग लिया। इस संगति की अध्यक्षता थेर रेवत ने की, जिन्होंने संगति के लिए 700 प्रतिष्ठित भिक्षुओं का चयन किया था। कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी को गिरिव्रज से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। अब सिलसिला आरंभ हुआ विजय अभियानों का और शीघ्र ही उत्तर भारत के अधिकांश परिक्षेत्रों में शिशुनाग राजवंश की पताका लहराने लगी थी। कालाशोक अवंती की एक गणिका आनंदी के रूप मोह में ऐसे फंसे कि विवाह कर लिया। आनंदी का चरित्र रहस्यमयी है। कतिपय विद्वान मानते हैं कि शिशुनाग द्वारा पराजित किए जाने के पश्चात से ही अवंती के पदच्युत अमात्य और अधिकारी बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उनके द्वारा नगर की सुंदरतम गणिका आनंदी को हथियार बनाया गया था। विवाह कर लेने के पश्चात भीतर ही भीतर कालाशोक को आनंदी कमजोर करती रही, जबकि उससे जुड़ा दूसरा वृतांत राजनीति की बिसात पर शतरंज की तरह खेली गई एक प्रेम कहानी है। युवक महापद्मनंद और राजमहिषी आनंदी का प्रेम जन चर्चा का विषय बनने लगा था, परंतु राजा अनभिज्ञ थे। कालाशोक ने तो अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर उस महापद्मनंद को अपनी सेना में उच्च पद भी दिया, जिसके पिता राजा के बाल काटा करते थे। परंतु जब महापद्मनंद सेनाधिकारी बने, उन्होंने अपने चयन को सही सिद्ध किया। उपलब्धियों पर उपलब्धियां हासिल कर सेना में लोकप्रिय और पदोन्नत होते रहे। अवंती की सीमाओं के आगे भी अब शिशुनाग वंश की सीमाएं स्पर्श करने लगी थीं। अब महापद्मनंद की महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगी। विजय यात्रा उसकी, लेकिन जयघोष कालाशोक का आखिर कब तक? वाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। हर्षचरित में इसे लेकर रोचक वृतांत है, जिसके अनुसार आश्चर्य की वस्तुओं में कौतूहल रखने वाले काकवर्ण शैशुनागी को दंड के लिए पकड़कर लाए गए यवनों द्वारा निर्मित आकाशयान से नगर के उपकंठ में ले जाया गया और उनके कंठ को तलवार से काटकर मार डाला गया। वर्ष 367 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हुई थी। अब महापद्मनंद सर्वशक्तिमान थे, एक तरह से स्वयं ही राजा, परंतु उन्होंने एकाएक सिंहासन हासिल नहीं किया। कालाशोक के पश्चात भी लगभग 22 वर्षों तक उसकी संततियों का ही शासन मगध पर बना रहा। अनेक वर्षों तक महापद्मनंद शिशुनाग के अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन चलाते रहे। विभिन्न रानियों से कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। उनके नाम हैं भद्रसेन, कोरंडवर्ण, मंगुर, सरबंजह, जालिक, उभक, संजय, कोरव्य, नंदिवर्धन और पंचमक। दिव्यावदान में काकवर्णी के उत्तराधिकारी साहली, तुलकुची, महामंडल तथा प्रसेनजित बताए गए हैं। धीरे धीरे महापद्मनंद द्वारा उत्तराधिकार के सभी दावेदारों को रास्ते से हटा दिया गया और वे स्वयं मगध के शासक बन बैठे। नंद वंश की उन्होंने नींव रखी। इस तरह लगभग 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का शासन आरंभ हुआ। शिशुनाग वंश का बहुत सीमित अवधि में शासन रहा, परंतु इससे उनकी महत्ता और उपलब्धि कम नहीं हो जाती है। शिशुनाग जैसे एक योग्य अमात्य का मगध की सत्ता के शिखर तक पहुंचना जितना लोमहर्षक है, उतना ही एक सेना नायक के हाथों कालाशोक का मारा जाना। क्या इन घटनाओं से हमें इतिहास को नवीन दृष्टि से देखने की समझ प्राप्त नहीं होती है? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।